जरा सोचिए, एक आदमी जिसके पास ना कोई कंपनी ना कोई प्रोडक्ट, वो इतना अमीर और ताकतवर कैसे बन गया। आज हम जेफरी एप्स्टीन के इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि उसने दौलत और असर का ये साम्राज्य आखिर बनाया कैसे। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन लोगों की बात करनी होगी जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। वर्जीनिया ज़ुफ्रे जैसे लोगों के अनुभव हमें एप्स्टीन के ऑपरेशन की असली और दर्दनाक कीमत समझाते हैं। तो चलिए, इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम एक तरह से एक जासूस की तरह आगे बढ़ेंगे। हम पैसे के निशान का पीछा करेंगे, उसके कनेक्शंस को समझेंगे, उसके कंट्रोल के खतरनाक सिस्टम को देखेंगे और आखिर में उन सवालों पर गौर करेंगे जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी के दिल में जो सबसे बड़ा रहस्य है उस पर आते हैं। जेफरी एप्स्टीन का ये अविश्वसनीय उदय, मतलब सवाल तो यही है ना कि ये हुआ कैसे। अब देखिए, ये कितना अजीब है। एक तरफ 1980 में वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक मैथ टीचर जिसके पास अपने फ्लैट के लिए भी पैसे नहीं थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 साल बाद 1990 में वो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे घरों में से एक का मालिक था। ये हुआ कैसे, जबकि उसकी कोई जानी मानी कंपनी नहीं थी, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। और जब भी कोई ऐसी पहेली सामने आती है तो जांच का एक पुराना नियम है जो हमेशा काम आता है: पैसे का पीछा करो, फॉलो द मनी। एप्स्टीन के पावर को समझने के लिए जो पहले सुराग मिलते हैं ना, वो उसकी तिजोरियों और बैंक अकाउंट्स में ही छिपे हैं। तो चलिए, इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उसकी जो फाइनेंशियल जर्नी थी वो किसी रॉकेट की रफ्तार से कम नहीं थी। मतलब पहले अमीरों के बच्चों को पढ़ाना, फिर उन्हीं के कॉन्टैक्ट से एक बड़ी फर्म में नौकरी पाना, और फिर पैसे छिपाने की कला में माहिर हो जाना। हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ था, लेकिन एक रिश्ता था जो इन सब पर भारी पड़ने वाला था। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। जब $450 मिलियन की ये पूरी स्कीम डूबी तो उसके पार्टनर हॉफनबर्ग को तो 20 साल की जेल हो गई, लेकिन एप्स्टीन वो साफ बच निकला, कोई चार्ज नहीं। तो सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। सोर्स बताते हैं कि इसका कनेक्शन एक ब्रिटिश हथियार डीलर डगलस लीस से हो सकता है, जिसके तार MI6 और CIA जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े थे। उसकी दौलत का सबसे बड़ा सोर्स बने लेस वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट के पीछे का बड़ा नाम थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वेक्सनल ने अपनी पूरी दौलत, अपने घर, अपने प्राइवेट जेट्स, सब कुछ एप्स्टीन के हवाले कर दिया, पूरा कंट्रोल उसे दे दिया। पर क्यों? ये सवाल आज तक एक पहेली बना हुआ है। लेकिन देखिए, पैसा तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अभी भी एक बहुत बड़ी कमी थी। एप्स्टीन के पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सर्कल में एंट्री का कोई रास्ता नहीं था। और ये कमी पूरी की घिसलीन मैक्सवेल ने। वो बदनाम मीडिया मुगल और कथित जासूस रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थीं। जब उसके पिता की मौत हुई और उनका साम्राज्य बिखर गया तो घिसलेन न्यूयॉर्क आ गई। पैसा तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पैसे से भी ज्यादा कीमती थी। एक फोन बुक जिसमें दुनिया के बड़े बड़े राजाओं, नेताओं और सेलिब्रिटीज के नंबर थे। तो इन दोनों का जो रिश्ता था वो कोई रोमांस नहीं था, ये एक बिजनेस डील थी, एक तरह का स्ट्रैटेजिक मर्जर। एप्स्टीन के पास पैसा था, आलीशान घर थे, प्राइवेट जेट्स थे, जिसकी घिसलीन को जरूरत थी, और घिसलीन के पास वो हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स थे जिसकी एप्स्टीन को भूख थी। तो अब पैसा भी था और पावरफुल लोगों तक पहुंच भी। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल का एक ऐसा भयानक और असरदार सिस्टम बनाया जिसके दो हिस्से थे। सिस्टम का पहला हिस्सा था एक बहुत ही क्रूर और सोचा समझा प्लान। इसके जरिए कम उम्र की लड़कियों को फंसाया जाता था, उन्हें बहला फुसलाकर इस जाल में भर्ती किया जाता था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक ठंडा, कैलकुलेटेड प्लान था। और सिस्टम का दूसरा हिस्सा वो था ताकतवर लोगों के लिए। इसे ईगो ट्रैप कहा जा सकता है। इसमें उनकी कमजोरियों को पहचाना जाता था। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पहचान, तो किसी को कुछ और एप्स्टीन उनकी वो जरूरत पूरी करके उनका भरोसा जीतता था और फिर उन्हें अपने आइलैंड पर बुलाता था। और बस एक बार कोई मेहमान आइलैंड पे आ गया तो उन्हें गैर कानूनी सर्विसेज दी जाती थी और सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लिया जाता था। मतलब साफ था, एक बार कोई पावरफुल मेहमान इस जाल में फंस गया तो वो हमेशा के लिए एप्स्टीन के कंट्रोल में आ जाता था, फिर कोई वापसी नहीं थी। अब यहीं से एक और भी गहरा और डरावना सवाल सामने आता है, जो सोर्स मटेरियल में भी उठाया गया है। क्या ये पूरा ऑपरेशन
सिर्फ एक आदमी की अय्याशी थी या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, पावरफुल लोगों को इस तरह सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ये इंटेलिजेंस की दुनिया का एक जाना माना तरीका है। इसे कॉम्प्रोमाट बनाना कहते हैं। मतलब ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जिससे किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। तो सॉस, इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। पहला, एप्स्टीन का कनेक्शन हथियार डीलर डगलस लीज के जरिए इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़ता है। दूसरा, उसकी पार्टनर घिस्लिन एक बड़े जासूस की बेटी थी। तीसरा, उसके आइलैंड पर हर जगह स्मोक डिटेक्टर से लेकर गुड़ियों तक में कैमरे छिपे थे। ऐसा लगता है कि मकसद सिर्फ अपराध करना नहीं था, बल्कि डेटा इकट्ठा करना था। शायद इस ऑपरेशन का असली मकसद दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की फाइलें तैयार करके किसी खुफिया एजेंसी को देना था। एक पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर एरी बेन मिनाशेक का तो यह तक दावा है कि एप्स्टीन को इस काम पर रॉबर्ट मैक्सवेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने लगाया था। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि एप्स्टीन मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि इस बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक प्यादा था। एप्स्टीन की जिंदगी का जो आखिरी चैप्टर है, वो भी उसकी शुरुआत की तरह ही रहस्यों से भरा हुआ है। हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट तो यही कहती है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में उसकी मौत वाली रात इतने सारे अजीब इत्तेफाक हुए कि यकीन करना मुश्किल है। उसकी सुसाइड वॉच हटा दी गई, उसका सेलमेट अचानक हटा दिया गया, 2 गार्ड्स एक साथ सो गए और ठीक उसी वक्त उसके सेल के बाहर के 2 कैमरे भी खराब हो गए। ये सब एक साथ। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फॉरेंसिक सबूतों ने इस शक को और भी पक्का कर दिया। एक बहुत ही मशहूर फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन ने बताया कि एप्स्टीन के गले की हायोइड हड्डी टूटी हुई थी। उनके मुताबिक ये हड्डी फांसी लगाने से बहुत कम टूटती है। ये ज्यादातर तब टूटती है जब किसी का गला घोटा गया हो। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर जेफरी एप्स्टीन का मर्डर हुआ था, तो क्या ये उसे चुप कराने के लिए किया गया था, ताकि वो उन पावरफुल लोगों के राज ना खोल दे जिन्हें वो कंट्रोल करता था? क्या उसकी मौत इस पूरे ऑपरेशन पर पर्दा डालने की आखिरी कोशिश थी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।